Good morning, dear students. Today we will study chemical bonding. You have studied about basic concepts of chemistry, structure of atom, wave mechanic concept, and thereafter the third chapter, which is not coming to my brain, but fourth chapter is your chemical bonding. This is what we will study today. So let us try to understand some of the things which are required to understand chemical bonding. So first question here comes, it's very natural question. When we study chemical bonding, a very natural question comes to our brain, and what that natural question is. See, the natural question is, why does atom of element react? This is a very natural question. When you will open the chapter, the first thing which is strike your brain is, why does atom of the element react? किसी एलिमेंट का एटम रिएक्शन क्यों करता है, क्या वजह है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, फर्स्ट वीडियो अब तक मैंने अपनी भेजी, तो साइंस जो है मूलतः वाई का आंसर है. तो साइंस इज सिंपली द आंसर टू द क्वेश्चन वाई. साइंस सिर्फ एक बात का जवाब है कि ऑब्जर्वेशन में जो कुछ हमको दिख रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है होने का, और इसी कारण को जान लेना साइंस को जान लेना है. तो अब हम लोग इसी रास्ते पढ़ने का कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि कोई एलिमेंट का एटम रिएक्शन करता है. इस बात को वैज्ञानिकों ने जब जानने का प्रयास किया तो इसका सीधा आंसर उनके हाथ में नहीं पहुंचा. आगे चल करके इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में वैज्ञानिकों ने लिया समझने के लिए, और वो क्वेश्चन क्या था, वैज्ञानिकों ने जहां से अपना जवाब निकाला, वो क्वेश्चन ये था, why do some element don't react. ऐसा क्या है कि कुछ एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते. पीरियोडिक टेबल आप क्लास 10th में पढ़े हैं, उस पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, जिसे हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं. ये जीरो ग्रुप कहलाता है. इसे हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं. इसका तीसरा नाम नोबल ग्रुप भी है, नोबल ग्रुप, ये एक नाम और है. इसके 3 नाम हैं, और 3 नाम क्यों हैं आपने क्लास 10th में जाना होगा. यहां मैं बताता हूं. जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि इसकी वैलेंसी 0 होती है, और इनर्ट ग्रुप इसलिए कहते हैं कि नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव, और नॉन रिएक्टिव के कारण ही इसे हम लोग नोबल ग्रुप भी कहते हैं. नोबल का मतलब महान होता है. दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, अगर आपने उनका इतिहास पढ़ा हो तो आपको मालूम है ये लोग रिएक्टिव नहीं होते, ये रिएक्शन नहीं करते, ये केवल एक्शन करते हैं. और हम महान क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिएक्शन ज्यादा करते हैं, एक्शन नहीं करते. तो हमें ये ग्रुप नोबल है, ये रिएक्शन नहीं करता, इस आधार पर इसको नोबल कहा गया. तो अब ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको हीलियम मिलेगा, आर्गन मिलेगा, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम मिलेगा, नियॉन मिलेगा, आर्गन मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलेगा, जेनॉन मिलेगा, और रेडॉन मिलेगा. ये ग्रुप का एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 18 में. इसका कोई भी एलिमेंट रिएक्शन नहीं करता. तो रिएक्शन क्यों नहीं करता, क्या वजह है इसके रिएक्शन न करने का, इसको जान लेना जरूरी है. तो रिएक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इनके पास.
तो चूंकि फुली फुल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसको रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं। क्यों रिएक्शन करेगा जब इसकी पूरी चीजें पूर्ण हो चुकी हैं। तो यहां अगर आप फॉर्मूला लगाएं 2n², जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का रूल आपने बोरबरी स्कीम क्लास 11 में पढ़ी होगी। तो क्लास 11 में जो बोरबरी स्कीम का पहला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 2n² के फॉर्मूले से डिसाइड होती है। और 2n² के फॉर्मूले से डिसाइड होती है जहां n क्या है, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट n, अगर हम पहली ऑर्बिट लेते हैं, क्योंकि हीलियम में जो कन्फिग्रेशन है वो फर्स्ट 2 का कन्फिग्रेशन इसके पास है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अगर इस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे कितना इलेक्ट्रॉन में कंप्लीटिव फील्ड होगा, तो 2 × 1² = 2, इसलिए कंप्लीटिव फील्ड है। अब बोरबरी स्कीम के 2 और पोस्टुलेट्स हैं जिनको याद रखिए। पहला पोस्टुलेट यह है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 2n² के फॉर्मूले से डिसाइड होती है। दूसरा पॉइंट उसका यह है कि किसी भी नई ऑर्बिट तब तक शुरू नहीं हो सकती है जब तक कि पीछे के ऑर्बिट्स 2n² फॉर्मूले से भरे हुए ना हो। ये सेकंड पॉइंट याद रखिएगा। बोरबरी स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सिर्फ 3 पॉइंट दिया गया, और ये 3 पॉइंट हम याद नहीं कर पाते क्योंकि हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और इस 3 पॉइंट का एप्लीकेशन केमिस्ट्री में सदैव बना रहेगा, यह हट नहीं सकता। तो आप पहला पॉइंट आपने देख लिया, 2n² के फॉर्मूला ये बताएगा कि किसी ऑर्बिट विशेष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, 2n² का फॉर्मूला। दूसरी बात कि जब तक 2n² फॉर्मूले के अनुसार ऑर्बिट नहीं भरेगी तब तक तीसरी ऑर्बिट की नई ऑर्बिट स्टार्ट नहीं हो सकती। और लास्ट पॉइंट जो बोरबरी स्कीम अपना कहता है कि किसी भी परिस्थिति में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम 8 होगी। और आप जब इनके कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबके ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सब के सब क्या है, इनर्ट हैं। तो यहां एक बात समझ लेना है कि रिएक्शन होने की वजह क्या है। तो रिएक्शन होने का वजह हम अब समझेंगे कि ग्रुप नंबर 18 के माध्यम से हमने रिएक्शन होने के वजह को तलाशा। और क्या वजह है कि अगर किसी एलिमेंट के एटम के ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। बगैर 8 इलेक्ट्रॉन को पाए हुए वो इनर्ट नहीं हो सकता है, और जब इनर्ट नहीं होगा तो रिएक्टिव होगा। तो यहां हम समझते हैं कि यहां जो लॉ बन के सामने आया उस लॉ को देखिए। वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये लॉ ऑफ ऑक्टेट बन के आया जिसे हम लोग हिंदी में अष्टक का सिद्धांत कहते हैं, अष्टक का नियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑक्टेट का स्टेटमेंट है कि एनी एटम if it has less than 8 electrons, it will undergo reaction. It will undergo reaction to complete in an attempt to complete its octet. अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन का एक बड़ा वजह क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, और इसलिए वो रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने में उसकी कोशिश क्या होगी? उसकी कोशिश होगी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेना। अब जैसे भी पूरा हो, जिस प्रकार का बॉन्ड बनाए, लेकिन 8 की शर्त पूरी होनी चाहिए। ये लॉ ऑफ ऑक्टेट है जो आपने देखा, रिएक्शन का मेन वजह है। अब हम लोग
इस वजह को जानने के बाद से दूसरी वजह समझने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन का दूसरा रीजन क्या है, क्यों रिएक्शन हो रहा है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जीएन लुइस की एक परिभाषा आती है, ध्यान देखिए, जीएन लुइस। जीएन लुइस ने वैलेंसी को डिफाइन किया है। वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या है जीएन लुइस के शब्दों में, एडवांस डेफिनेशन इसका क्या है। अब तक तो आप जो पढ़ते रहे वो बड़ा ही सतही था, बड़ा ही मोटा मोटा डेफिनेशन था, लेकिन अब गहराई में डेफिनेशन को जानना होगा। तो डेफिनेशन में जीएन लुइस कहता है व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द number of unpaired electrons present in the last orbit of an atom, किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं, उनकी संख्या को वैलेंसी कहा जाता है। यह संयोजकता। वैलेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा पीछे से कि वैलेंसी क्या है। ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक शब्द है। लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक शब्द है। मूल लैटिन वर्ड क्या है? मूल लैटिन वर्ड है वैलेंसिया। ये मेन वर्ड है। और वैलेंसिया का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वो कितने से कंबाइन कर सकता है, कितना रिएक्शन करेगा, किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, ये वैलेंसिया से, वैलेंसिया जो एक टर्म है उससे वैलेंसी निकली। तो वैलेंसी के डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिए आप, कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन कौन होगा? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये समझना सर, वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी महत्वपूर्ण शब्द है और केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप पढ़ेंगे साल भर, आपको पता चलेगा इसका पावर क्या है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पाने का तरीका क्या है, हम कैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, इसको जानने का मेथड क्या है, इसको जानने के लिए कौन सा नियम बना हुआ है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, वेव मैकेनिकल अप्रोच ऑफ एटम पढ़ा है। तो वेव मैकेनिकल अप्रोच ऑफ एटम में एक लॉ आता है, या रूल है हुन्स रूल, हुन्स लॉ। ये लॉ है हुन्स लॉ। हुन्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, वेव मैकेनिकल अप्रोच जब आप पढ़ रहे होंगे एटम के बारे में, तो वहां 3 नियम आपने पढ़ा होगा। अबाव प्रिंसिपल पढ़ी होगी, हुन्स लॉ पढ़ा होगा और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो हुन्स लॉ क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट समझिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि केमिस्ट्री या एजुकेशन को एक इवेंट मान के नहीं चला जा सकता। पीछे की चीजें अगर ठीक से आएंगी तभी आगे की चीजें सही तरीके से चलेंगी। ये इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। एजुकेशन एक प्रोसेस है, इसको आप समझिए। तो हुन्स लॉ क्या कहता है? हुन्स लॉ ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड singly first of all, singly first of all, thereafter pairing of electron take place, thereafter pairing of electron takes place। अब यहां आप देखिए हुन्स कहते हैं कि सबसे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल जाता है और बाद में उसकी पेयरिंग होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो हुन्स जो लॉ कह रहा है वो दुनिया में ह्यूमन बिहेवियर भी वही है। अगर एक बस खाली पड़ी हुई हो तो आप देखते हैं उसमें सभी लोग पहले सिंगल बैठते हैं। जब सिंगल बैठने के बाद की व्यवस्था खत्म हो जाती है, भर जाती है, तो लोग डबलिंग होना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कोई अलग बिहेवियर नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉन वही बिहेवियर रख रहा है जो आदमी अपना बिहेवियर रखता है।
तो यहाँ हमने आदमी के बिहेवियर से इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, हालांकि ये मेरा साइंस का इलाका है, लेकिन फिर भी इस बात को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। तो अब हम लोग हुंड्स लॉ के अंतर्गत नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस जानकारी पर हमको क्या क्या मिल सकता है। एक छोटा नमूना दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, तो एक छोटी सी बात समझा रहे हैं। जैसे अब कहा जाए FeCl3, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालिए। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंपाउंड, फील्ड ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये सवाल अक्सर क्लास 11th में डाला जाता है। आपकी परीक्षा में नॉर्मल ये सवाल बनता है कि फेरिक क्लोराइड का मैग्नेटिक फील्ड आप निकालिए। तो फेरिक क्लोराइड का मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। यहाँ n क्या है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स व्हाट द केस में भी। तो यहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम नहीं हो, इसको निकालने का तरीका मालूम नहीं हो, तो अल्टीमेटली क्या हो, ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी मजबूत कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। तो हुंड्स लॉ के रास्ते हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो Fe का है, आप जानते हैं 3+, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Fe3+ आयन बनता है। Fe3+ आयन, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? Z26 होता है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे, फर्स्ट s2, सेकंड s2, सेकंड p6, 3s2, 3p6, 3d and 4s। यहां हम रुकते हैं। यहां क्यों रुकते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का ये होता है कि यहां इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। लेकिन यदि ये केस अनपेयर्ड हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन लेने से, यदि ये केस फुली फिल्ड बन सकता है एक इलेक्ट्रॉन लेने से, तो ऐसे स्थिति में ये एक्सेप्शनल लॉ है। तो एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर D5 बन जाए या D10 बन जाए तो कॉन्फ़िगरेशन आप बदल सकते हैं और यहां आप 4s ns की जगह पर 1 ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, इसके बगैर आप ns2 ही सदैव लिखेंगे। इसलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि यह हाफ फील्ड का केस दे रहा या नहीं दे रहा। यहां तक गिनते हैं 2 4 10 और यह 12 18 हो गया। यहां हम 2 लगाते हैं, कितना हो गया? 20, और यहां लगाते हैं 6 26। अगर एक इसका हम लेते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां 7 होगा और यहां 1 होगा, लेकिन फुलफिल्ड नहीं हो रहा है। इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये माना हुआ कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। अब हम लोग हुंड्स का लगाते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां तक आपको पेयरिंग दिख रही है, ये सारा कंडीशन पेयर्ड है। तो हुंड्स लॉ हम लोग लगाते हैं इस पॉइंट पर। तो अप्लाइंग हुंड्स लॉ, अप्लाइंग हुंड्स लॉ, अप्लाइंग हुंड्स लॉ। तो हुंड्स लॉ जब इस जगह पर हम लगाएंगे तो आपको पता है कि क्या हम लगाते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो निकाला जाता है वो m की वैल्यू से निकाला जाता है, और m की वैल्यू से, m का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। तो यहां हम लोग बढ़ते हैं, तो l की वैल्यू d के लिए क्या होती है? d की वैल्यू l के लिए 2 होती है। अगर हम लोग m निकालते हैं तो m के बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि -l to +l ये जाता है। अब यहाँ m निकालिए, m की वैल्यू निकालते हैं 2 1 -2 -1 और 0 1 and 2। तो कितने इसके हो गए ऑर्बिटल्स? तो और 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने आ गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें 5 आ गए। अब 5 ऑर्बिटल्स हम यहाँ यूज करेंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स यूज करके हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब जो 5 ऑर्बिटल्स इसके हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ऑर्बिटल्स ये 5 है इसके पास,
1 2 3 4 5 हो गया। फिर आपको 3d था, ये 4s में हम आते हैं तो 4s यहाँ, तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं वो 3d 6 है और 4s क्या है 2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को गायब करेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल हम इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ सिंगल ऑक्यूपाई करते हैं और इस जगह पर डबल लगाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉइंट से खोएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो -2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया। और इसके बाद Fe3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है, तो हम देखते हैं 5 ऑर्बिटल्स। देख ये 5 में क्या होगा, सब के सब अनपेयर्ड होगा इस जगह पर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ क्या है 0 है, कुछ भी नहीं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने कहां से निकाला, हुंड्स लॉ से निकाला। इसलिए चैप्टर्स आपस में काफी जुड़े हुए हैं। यहाँ हम n की वैल्यू निकालते हैं 5, ये 5 हमने निकाला। अभी आपने जो ये देख रहे हैं ये भी नियम के बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप 3d और 4s के ऑर्बिटल की बात करें एनर्जी के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के आधार पर, तो एनर्जी का आधार किसने दिया था, एनर्जी का आधार अबाव प्रिंसिपल ने दिया था। तो अबाव प्रिंसिपल इस जगह पर लगा के अपनी बात को सोचते हैं, तो अबाव प्रिंसिपल इसको लगा करके अपनी बात को सोचते हैं कि यहाँ क्या हमको मिलेगा। तो अबाव प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, 4s की एनर्जी कम होगी 3d से, सॉरी यहाँ एनर्जी जो है 4s की ज्यादा होगी 3d से। जब एनर्जी 4s की 3d से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों निकला, कॉन्फ़िगरेशन का ये फॉर्म कैसे बन गया। कॉन्फ़िगरेशन में s को पहले होना चाहिए था, d को बाहर होना चाहिए था, इसलिए कि अबाव तो यही बात कहता है। यहां एक बात जानना है, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट किया गया तो पाया गया कि कैल्शियम के आगे, तो कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, जब आप इसके आगे बढ़ते हैं स्कैंडियम 21, जब यहां से बढ़ना शुरू करते हैं तो ये ट्रेडिशन अबाव रूल क्या करता है, फेल कर जाता है। अबाव रूल फेल्स, अबाव रूल या प्रिंसिपल जो भी मानिए, अबाव रूल फेल्स, ये नियम आपका फेल कर जाएगा। और जब नियम फेल कर जाता है तो फैक्चुअल बात क्या है, फैक्चुअल ये है कि 3d has more energy in comparison to 4s has more energy in comparison to 3d। यहाँ का कुछ चीजें गलत हो गई, यहाँ हकीकत में होना ये था कि 3d has more energy in comparison to 4s। अबाव के नियम के हिसाब से 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होगी, लेकिन कैल्शियम से आगे बढ़ने पर जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट किया गया एनर्जी का, तो उस जगह पर पाया गया कि कैल्शियम से आगे बढ़ने पर 4s की एनर्जी ज्यादा होती है और 3d की एनर्जी कम होती है। तो जब अबाव ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में जाएगा, तो इस कंडीशन में बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल में 3d की एनर्जी कम हो गई और 4s की एनर्जी ज्यादा है, यह अबाव रूल के खिलाफ है। अबाव रूल ये बात नहीं करता है, ये मेजरमेंट में आया हुआ एक चीज है। तो यहां से हम लोग देखें और n की वैल्यू हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना निकाला 5। अब इस 5 पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। अब इस फार्मूले में n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपको 5, और यहाँ 5 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 7। तो ये आंसर कितना आ गया आपको रूट अंडर 35 आ गया। अब रूट अंडर 35 आ गया, आप आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रफली काम कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये मैथमेटिकली एक चीज आपको समझा रहा हूँ। ये 25 आएगा, ये 36 आएगा। तो ये संख्या कहाँ, या तो ये 5 है या 6 है, लेकिन 36 जो आ रहा है यहाँ 35, यानी कि 1 ही इसमें कम है। इसलिए अगर रफली इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाए, रफली दिया जाए, तो ये 5.98 bm बोर मैग्नेटम, ये बोर मैग्नेटम bm है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को नापने वाला वैज्ञानिक
नील्स बोर था और उसी के नाम पर इस यूनिट को बनाया गया जो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, इसे हम लोग बोर मैग्नेटन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो मेजर होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड, इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड इज measured in Bohr मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन में मेजर करते हैं, जो बहुत ही छोटा इकाई है मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये हमने आपको दिखाया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री में। आगे हम लोग चलते हैं, जीएन लुइस की परिभाषा को फिर से पकड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि रिएक्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लिए जाते हैं। तो यह framing one question, and what that question is, why only unpaired electrons participate in valency, यहाँ एक सवाल बनता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंसी में क्यों भाग लेते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी में भाग लेने में क्या परेशानी है, इस चीज को हम समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा डिमेरिट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, डिमेरिट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये आपने पढ़ा होगा। तो डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो सीरियस डिमेरिट इसमें आई थी, वो सीरियस डिमेरिट क्या था इसका? तो सीरियस डिमेरिट ये था कि मैक्सवेल थियरी ऑफ रेडिएशन, तो मैक्सवेल थियरी ऑफ रेडिएशन ये क्या कहता है, फिजिक्स का लॉ है, एक नियम है, मैक्सवेल थियरी ऑफ रेडिएशन। तो मैक्सवेल थियरी ऑफ रेडिएशन आप फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे। ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पैथ पर रोटेट करेगा तो इसका अंजाम ये होगा कि वो एनर्जी को रेडिएशन के रूप में खोना शुरू करेगा, अर्थात एनर्जी निकलने लगेगी बाहर और अल्टीमेटली वो चार्ज पार्टिकल रेडियस के रूप में कंपेंसेट करता हुआ न्यूक्लियस के ऊपर में जाके गिर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू टॉक है, ये एक फैक्ट है साइंस का। अब रदरफोर्ड के हिसाब, रदरफोर्ड जब ये कहते हैं कि सर्कुलर पैथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इस जगह पर दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाएगी। मैक्सवेल के कथनानुसार जो कंडीशन है यहाँ मिल जा रहा है, एक तो सर्कुलर पाथ मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल वो भी सब पूरी हो जा रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरता क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल बनता है और इसे हम लोगों ने डिमेरिट के रूप में पढ़ा। अब यहाँ हम लोग इसी चीज को समझने का कोशिश करेंगे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में क्या सुविधा मिलती है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, जिसे हम लोग ms से डिनोट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है कि इफ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट then two electrons will be moving in opposite direction. अगर एक वही one is rotating in positive direction, another will be rotating in negative direction. That's what I want to tell you. अगर if one electron is moving clockwise, then another electron will be moving anti-clockwise. तो यहाँ इसके मोशन से मान लिया कि इलेक्ट्रॉन हमने दो लिया, एक इस साइड घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट घूम रहा है, तो whatever magnetic moment is created by this electron, magnetic moment, ये जो magnetic moment अपना create करेगा, magnetic moment, तो ये क्या करेगा, ये opposite direction में same magnetic moment तैयार करेगा, opposite direction same magnetic moment। तो ultimately इसका प्रभाव क्या होगा, ये magnetic moment कैंसिल हो जाएंगे, एक रोटेशन के बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो आफ्टर वन रोटेशन द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो।
द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो। एक रोटेशन के बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा तो इसकी एनर्जी का क्या होगा? यहां द इलेक्ट्रॉन इज एट लोअर एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज एट लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या है? लोअर एनर्जी पर चला गया। और एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर हम जानें कि रिएक्शन क्यों होते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्या वजह है बॉन्ड बनने का, एनर्जी का नजरिया क्या है इसके ऊपर में, तो एनर्जी के नजरिए को हम सामने रखते हैं। इनर्जीनेटिक्स क्या कहता है इसके बारे में, तो हम इनर्जीनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यहां लाते हैं। इनर्जीनेटिक्स, इनर्जीनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस का जो हर एक बात का जवाब एनर्जी के टर्म में तलाशता है, और इनर्जीनेटिक्स का एप्लीकेशन ह्यूमन बॉडी में भी हो चुका है। आप जानते हैं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल डिसिप्लिन खड़ा हुआ है। क्या है? इनर्जीनेटिक्स ये कहती है कि मनुष्य तभी स्वस्थ है जब उसके शरीर में एनर्जी जो है लगातार कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है, कहीं बाधा नहीं है उसके फ्लो में। अगर एनर्जी किसी विशेष ऑर्गन में जाकर के रुकती है, धीमा होती है, तो उस ऑर्गन में बीमारी हो जाती है। ये इनर्जीनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर एक्यूप्रेशर में हाथ के पॉइंट को दबा करके बीमारी ठीक की जाती है। उसमें होता है कि जब हम यहाँ दाबते हैं तो स्पेशल ऑर्गन पर दबाव पड़ता है और वहाँ से एनर्जी की स्पीड बढ़ने लगती है और बीमारी एक कांस्टेंट प्रेशर से सही हो जाती है। तो यहाँ जो हमने पढ़ा व्हाट इनर्जीनेटिक्स टेल, तो इनर्जीनेटिक्स के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग या रिएक्शन क्यों होगा? रिएक्शन ऑकर्स, रिएक्शन ऑकर्स due to high energy of atom, due to high energy of atom। एटम की एनर्जी हाई है, और एटम की एनर्जी हाई है इसलिए ये रिएक्शन करेगा। हाई एनर्जी पर क्या पैदा होता है? हाई एनर्जी पर अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, और जो भी अनस्टेबल है वो रिएक्शन कर जाएगा, उस अवस्था में नहीं रहेगा, तो एक नई अवस्था पे जाने का प्रयास करेगा। और नई अवस्था कहाँ होगी? जहां उसकी एनर्जी घट जाए। तो आपने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि अगर हम कीप को इस तरीके से खड़ा करते हैं, यहाँ इस फॉर्म में कीप को अगर खड़ा किया जाए, और इसी कीप को अगर हम इस तरीके से खड़ा करते हैं, तो यहाँ स्टेबिलिटी पर कमेंट करने की बात अगर की जाए, क्या बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? मानिए इसका जी का मतलब ये ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हम देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? ज़ाहिरन जो फिजिक्स साइंस नहीं पढ़ता वो भी कहेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन उसके कहने और आपके कहने में फर्क होगा। आपके पास रीजन है, वो बिना रीजन का कहेगा। ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? कि इट हैज लो पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज लो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। और ये क्या है? यहां से आप बढ़ जाइए तो इसकी पोटेंशियल क्या? हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप जानते हैं, PE = mgh। किसी ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये क्या है? G, ये भी आपका कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट। आप कांस्टेंट को बाहर निकालिए, टेकिंग आउट कांस्टेंट, टेकिंग आउट कांस्टेंट, अब इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और उसके परिणाम स्वरूप उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसमें अनस्टेबिलिटी खड़ी होगी। जैसे अब यहाँ मैं मुनव्वर राणा का एक शेर बोल दूं कि बुलंदी कब किसी शख्स के हिस्से में होती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे के जद में होती है। तो ये एनर्जी का कारण। अब एनर्जी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, इस जब इलेक्ट्रॉन डबल है तो एनर्जी नहीं बढ़ा पा रहा है, सिंगल होगा तो एनर्जी कैसे बढ़ेगा? अब मानिए कि इलेक्ट्रॉन सिंगल मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के सिंगल मूव करने से इसका मैग्नेटिक मोमेंट कट ही नहीं सकता। तो यहां देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट नेवर कैंसल्स, मोमेंट नेवर कैंसल्स,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं करता है। जब कैंसिल नहीं करेगा तो क्या होगा? इट विल क्रिएट एनर्जी, इट विल क्रिएट एनर्जी, ये एनर्जी बनाएगा, इट विल क्रिएट एनर्जी। और अगर एनर्जेटिक्स की भाषा में हम बात करें तो रिएक्शन क्यों हो रहा है? रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना तेज रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन की बात। तो एनर्जी अनपेड इलेक्ट्रॉन के पास होती है। एटम में जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो एनर्जी क्रिएट करता है, और जब एनर्जी क्रिएट करता है तो पदार्थ की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो लो एनर्जी पर जाने का प्रयास करे, और लो एनर्जी पर जाने के लिए क्या होता है? ये रिएक्शन की ओर आगे बढ़ता है। और यही वजह है कि हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को ही वैलेंसी का पार्ट मानते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी का पार्ट नहीं मानते। तो ये केमिकल बॉन्डिंग की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके साथ चर्चा की गई। अगले क्लास में आपको केमिकल बॉन्डिंग के और भी आगे की चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू लॉट।